हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। अच्छा, यहाँ पर सर लेकर के आएंगे, आप बता दीजिए। तो सर हम यहाँ पर आप सभी के लिए लेके आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर से है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर है और जो बार बार रिपीट होते हैं। जो आपके 3 नंबर वाले प्रश्न नहीं होते, 2 से 3 नंबर वाले, वही मैं लेकर आया हूँ। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि चैनल को भैया क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब कुछ मैंने यहाँ पे देखेंगे तो सारा चीज बहुत अच्छे से मैंने कस्टमाइज किया है। यहाँ पे बगल में आपको नीचे मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर से आप एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर एसकेएम स्टडी चैनल को जरूर ज्वाइन करें एंड एसकेएम.in पर जाके नोट्स बाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, आज था विश्वकर्मा पूजा, तो भाई साहब थोड़ा पूजा वूजा करना ही चाहिए, है कि नहीं? तो सब लोग पूजा कर रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा कर दूं, है कि नहीं? तो आप लोगों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सर, यहाँ पे शुरू करते हैं। ये जो फिजिक्स का सर 70 नंबर है, बिल्कुल हम 70 में 70 स्कोर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं लेना है। छोटे छोटे हम लोग टास्क बना के कंप्लीट करेंगे। जब आपको एक साथ एक बड़ा टास्क दे दिया जाता है तो हमारा जो दिमाग होता है ना, उस टास्क को एक्सेप्ट नहीं करता। और जब हम छोटे छोटे टास्कों को कंप्लीट करते हैं तो हमारा दिमाग अच्छे से उस टास्क को क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, चलिए सर, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 12 फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का सभी टॉपिक कह सकते इसमें 8 को लेकर आया हूँ। बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 से 3 अंकों वाला ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न आपके सामने क्या है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक बताइए। यानी कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, और इसका मात्रक बोले तो यूनिट क्या होता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका उत्तर, किसी कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा क्या हो रही हो, प्रवाहित हो रही हो। यानी कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या होती है, किसी कुंडलनी का स्वप्रेरण गुणांक, कुंडलनी में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, जबकि कुंडलियों में एकांक धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है ना? और इसकी यूनिट की बात करें सर, क्या होता है, हेनरी होता है। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और आप देखेंगे बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपको रटना है। और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को आपके सामने ले आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपने दिमाग से, अपने मन से जो मन में किया वो मैं आपको डिलीवर कर दे रहा हूं, नहीं। अगर हम कोई एक वीडियो देते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हाँ, इससे बच्चों का कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट कंप्लीट हो सकता है। और मैं कोशिश करूंगा तो 2 से 3 दिन बाद लाइव क्लासेस 7 बजे से मैं शुरू कर दूंगा। कोई इशू नहीं होना चाहिए आप सभी को, ठीक है ना? कोई इशू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। यानी कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं और इसकी कौन कौन सी शर्तें हैं, ये आपको लिखना है, बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि प्रकाश की व्यतिकरण के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, हम लोग होता क्या है प्रकाश का व्यतिकरण, ये चीज यहां पर समझिए। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रश्न 2 नंबर का आया है, 3 नंबर का आया है, तो उसे आप 2 से 3 नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यानी केवल केवल आपको 30 शब्द वहां पे यूज करना है, टोटल मिला के कितना, 30 शब्द। अब ये नहीं कि आप चले भैया हम गुरुदेव 5 पेज भर देंगे, आप 5 पेज भर के कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको नंबर मिलने वाला है 2 से 3 नंबर, तो उतना ही आप वहां पे लिखिए जितने नंबर की क्या है सर, सवालें हैं। ठीक है ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रकाश के व्यतिकरण के अलावा आवश्यक शर्त में क्या लिखेंगे, सबसे पहला, प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर रहना चाहिए। सबसे पहला, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण की शर्तें अगर देखें तो क्या क्या शर्तें होती हैं। सबसे पहली शर्त कि प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अर्थात प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रकाश स्रोत हमेशा और हमेशा कला संबद्ध होना चाहिए। कोई इशू, बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? अगला देखना है यहाँ पे दूसरा वाला, दोनों स्रोतों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। जो दोनों स्रोत हो जिससे कला संबंध प्राप्त करना है, उनका जो तरंग दैर्ध्य और आवृत्तियां क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एक चीज और,
अगर हम लोग आवृत्तियां की बात करें, आवृत्तियां सर इसको किससे दिखाते हैं, एन से, ठीक ना। और तरंग दैर्ध्य को किससे दिखाते हैं, तो तरंग जो दैर्ध्य होता है उसको हम लोग लेमडा से दिखाते हैं। ये चीज आप ध्यान देना, दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, या फिर दोनों तरंगों के आयाम बराबर हो या फिर लगभग बराबर हो, कह सकते हैं इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं है तो कम से कम लगभग बराबर हो, ये नहीं कि बहुत अधिक हो जाए बहुत ही कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लगभग बराबर आप कर सकते हैं। अगला है दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए और दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। जो दोनों प्रकाश स्रोत होने चाहिए क्या होने चाहिए, अत्यंत संकीर्ण, मतलब पतले होने चाहिए। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से हम लोग क्या समझते हैं, चलिए देखते हैं। देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से, जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकता है। क्या होता है, ध्यान देना, देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। तो इसे हम लोग किसे दिखाते हैं, V0 से प्रदर्शित करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसे सर हम V0 से भी प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति होने पर धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। अगर इसकी आवृत्ति कम हो जाए, इसकी आवृत्ति कम हो जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। समझ आ रहा है ना। अब यहाँ पे दिया सर कार्य फलन, तो ये कार्य जो फलन है आप खुद से रटना, ये जो यहाँ पे कार्य फलन है इसको आप खुद से रटना है। कुछ चीज आप होमवर्क में लेते जाओ यार, आपकी डिमांड पे बना रहा हूँ वीडियो। मैं जो न्यूमेरिकल है, जो छोटे छोटे प्रश्न आए हुए हैं उसको पहले करवा देते हैं, है नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगला यहाँ पे सब प्रश्न नंबर 4 है, क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है, किसे कहते हैं वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सेकंड यार, इसको हम थोड़ा बगल कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। सर वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है, जब किसी कुंडलनी तथा चुंबकत्व के बीच सापेक्ष परिवर्तन होता है तो कुंडलनी से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडलनी में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना को वैद्युत चुंबकीय क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, ये आप नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, किसे कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ध्यान देना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब किसी कुंडलनी तथा चुंबक के बीच सापेक्ष परिवर्तन होता है तो कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडलनी में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और ये आपका आप देखेंगे तो पिछले साल यानी कि PYQ में देखेंगे आप क्वेश्चन पेपर उठा के, तो वहां पे आया हुआ प्रश्न है। मैं आपसे फिर बता रहा हूं, मैं कोई भी चीज अपने मन से अपने अकॉर्डिंग से ऐड नहीं करता, हम आपको वही प्रोवाइड करते जो आपके पेपर में सर छप रहे हैं, आ रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। अगला करे जाए, यहाँ पे देखना प्रश्न नंबर 5, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब समविभव पृष्ठ होता क्या है इसको परिभाषित करना है, साथ ही साथ ये बताना है कि इसकी दो विशेषताएं होती क्या है, ठीक है ना। उसके पहले थोड़ा हम यहाँ पे एक बैच लॉन्च किए हैं, इस बैच को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। बैच क्या है यहाँ पे, जिसमें आपको मिलने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे 5 सेट है, केवल के लिए 499 रुपए में। आप QR कोड पर स्कैन करके पेमेंट करके व्हाट्सएप कर देंगे, जो नीचे चल रहा है व्हाट्सएप नंबर, या फिर आप हमारा UPI ID है skmstudy@ybl, उस पर आप पेमेंट करिए 599 499 रुपए, आपको एप्लीकेशन से ऐड कर दिया जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप जाइए गूगल प्ले स्टोर से, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए SKM स्टडी को, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए। मैं वहां पे धीरे धीरे पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दिया हूँ, फुल हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, आने वाले पेपर मिल जाएंगे, वायरल MCQ टेस्ट भी वहां पे करवा देंगे, सब कुछ वहां पे ऐड आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है भाई साहब। कम टाइम में अच्छा नंबर स्कोर करना है, मैं वही वहां पे पेपर प्रोवाइड करूंगा जो आपके आने वाले हैं। तो आप इस बैच से जरूर जुड़िए। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे दिया है, जाके डाउनलोड करिए और
एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन से जरूर जुड़े, ठीक है ना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई आपको दिक्कत या फिर कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए। चलिए सर, समविभव पृष्ठ होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि समविभव पृष्ठ सर किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुएं समान होती हैं, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो समविभव पृष्ठ होता क्या, ध्यान देना, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का क्या हो, विभव जो हो क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अच्छा, इसकी विशेषता क्या क्या होती है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ के समीप किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत होती है। अगला है प्रश्न यहाँ पे छठवां, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। संधारित्र होता क्या है और संधारित्र की धारिता की यहाँ पे परिभाषा पूछा एग्जाम में। ये अगर देखेंगे तो आपका जो पेपर था 2023 में और 2020 में और 2019 में ये प्रश्न रिपीटेड है। ये पीवाईक्यू का रिपीटेड एक आईएमपी वाला प्रश्न है। देखिएगा जो आपके पेपर में वो 3 प्रकार से प्रश्न आते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन आएगा, दूसरा न्यूमेरिकल आएगा और जो तीसरे टाइप के प्रश्न होते हैं 3-3 नंबर के, 2-2 नंबर के, इसी प्रकार से आते हैं जो आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूं ना सीधा लिखने के लिए। और जो डेरिवेशन होते हैं उसमें क्या होता है, आपको पूरा प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये रहता है। चलिए देखते हैं संधारित्र होता क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं सर, संधारित्र कहते हैं, ठीक ना। संधारित्र की धारिता क्या होती है गुरुदेव, किसी संधारित्र की किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना, संधारित्र की धारिता क्या होती है, किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट को बीच उत्पन्न किए गए विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए। वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के कौन कौन से नियम है, कौन कौन से नियम फॉलो करता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे किरचॉफ के नियम, सबसे पहले देखना किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो किरचॉफ के यहाँ पे 2 नियम है, वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के 2 नियम है। अब यहाँ पे अगर ये 4 नंबर का सवाल देता या 5 नंबर का सवाल देता तो हम लोग इसको पूरा एक्सप्लेन करते, बट यहाँ पे जो सवालें हैं वो 2 से 3 नंबर की सवालें हैं, तो हमें केवल चीजें के लिखना है जो यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहला संबंध है संधि का नियम, दूसरा है बंद पास का नियम। तो सबसे पहला नियम जो संधि का नियम है, ये क्या होता है, ध्यान देना, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि संधि के नियम में क्या कहते हैं, किरचॉफ के नियम अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसे हम लोग किरचॉफ का संधि का नियम कहते हैं। दूसरा है बंद पास का नियम, ये क्या होता है, किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों का बीजीय योग उसी पास में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। संधि का नियम, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। और बंद पास का नियम क्या होता है, किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों का बीजीय योग उसी पास में लगे वैद्युत वाहक बलों के क्या होता है, बीजीय योग के बराबर होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, ओम का नियम लिखिए। ये आपके 2 से 3 नंबर की एक छोटी छोटी सवालें होती हैं, पेपर में रिपीटेड है, तो मैं इसीलिए आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। चलिए सर, ओम का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक भौतिक अवस्था में जैसे ताप दाब, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात होता है। यानी धारा I का क्या होता है, अनुपात होता है। यानी कि V अनुपाते I, V अनुपाते क्या होता है, I,
जब यहाँ पे निकालेंगे तो v बराबर आई आर आ जाएगा, यानी कि v अनुक्रमानुपाती आई जब निकालेंगे तो v बराबर आई और आर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जो आर आपका क्या होता है, ये प्रतिरोध होता है, बोले तो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले ओम का नियम क्या है। 2 नंबर का आपका रिपीटेड सवाल है, पेपर में छपता है, तो क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर विभवांतर और उसमें बहने वाली धाराओं का अनुपात क्या होता है, नियत रहता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो 2 से 3 अंकों वाली सवाल होती है, 2 से 3 अंकों वाली सवाल होती है, वही मैं बताया हूं यहाँ पे। 2 से 3 नंबर की सवाल है जो रिपीटेड है, संभावित है कि हाँ ये 2 से 3 नंबर वाली सवालें सर हमारे पेपर में आ सकती हैं, वही मैंने ऐड किया है। कल से एकदम तगड़ी वाली क्लासेस आने वाली हैं, चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप गूगल प्ले स्टोर से जाके एसके स्टडी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए और एसके स्टडी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे पीडीएफ नोट सारे आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।